नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को घर देगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने जनगणना नहीं करवाई तो हम करवाएंगे। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार सर्वे करवाएगी। 2011 के बाद कितने पक्के मकान बने हैं इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। और यह भी कहा कि केंद्र अगर नहीं देगा तो हम पक्के मकान बना कर देंगे। राज्य सरकार लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर प्रयास, हर कोशिश करेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा कि जनगणना के लिए प्रधानमंत्री के पास भाजपा के नेता चले जाएं, लेकिन ये जाएंगे नहीं, केवल गरीबों और मजदूरों को भड़काने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि गरीबों की और मदद हो, लेकिन हमारे पास डाटा नहीं। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है। पहले डाटा तो आ जाए, क्योंकि बहुत जगह शिकायतें मिल रही कि पेमेंट नहीं हुआ, कई जगह बना नहीं है। अब बस्तर चूंकि वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था तो वहाँ तो निर्माण हुए नहीं थे। भारत सरकार से हमने कहा भाई कि वहाँ 12,000 में नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा लगेगा, मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, तो दूर दूर से मिस्त्री भी आएंगे, तो इसलिए उसको 12,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया जाए। जहाँ जिन ब्लॉकों में, जिन गाँवों में शौचालय नहीं बना है वहाँ तो बनाना पड़ेगा ना। यदि 100% आप ओडीएफ घोषित करना चाहते हैं तो वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ छूटे हैं वहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है अभी जैसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं गैस सिलेंडर के साथ, तो शौचालय के साथ भी सेल्फी खिंचवाए तो पता चल जाए कितने शौचालय का उपयोग हो रहा नहीं हो। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने निशाना भी साधा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मकान देंगे। ओडीएफ का भी जिक्र उन्होंने किया। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, अगर केंद्र नहीं तो हम मकान देंगे, जनगणना नहीं हुई तो क्या हुआ, हम सर्वे करवाएंगे। देवव्रत, दरअसल अब तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के लगातार बीजेपी के जो विधायक हैं वो आरोप लगाते रहे हैं, खासकर राज्य सरकार पर, कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फायदा है वो प्रदेशवासियों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति रही है कि मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि जो अभी देखने में है कि प्रदेश में अगर जनगणना की स्थिति बनती है, सर्वे की स्थिति बनती है, तो वो प्रदेश में कराया जाएगा। क्योंकि आज जब चर्चा चल रही थी उस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक तरह से ये कहा है कि जनगणना के लिए प्रधानमंत्री के पास अगर बीजेपी नेता जाना चाहें, लेकिन ये जाएंगे नहीं। और ऐसे में बस गरीबों और मजदूरों को भड़काने का काम एक तरह से बीजेपी कर रही है। लेकिन क्योंकि डाटा नहीं है और 2011 में जनगणना नहीं है और सरकार जो है वो गरीबों को पक्का मकान देना चाहती है, और अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराती है तो 1 अप्रैल से खुद राज्य सरकार सर्वे कराएगी, कितने पक्के मकान बनाए गए हैं उसकी जानकारी जुटाएगी, और केंद्र नहीं देती है तो राज्य सरकार पक्के मकान देगी। बल्कि दूसरी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री ने एक चीज और यहाँ पर ऐड की है, और वो है कि अगर पक्के मकानों के साथ साथ शौचालयों का भी सर्वे होगा कि कितने शौचालय जो है वो प्रदेश भर में बनाए गए हैं, और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार से जो है वो मांग की जाएगी या फिर राज्य सरकार बना कर देगी। तो एक तरह से बड़ा ऐलान आज सदन से मुख्यमंत्री ने कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाषण के दौरान हंगामा भी हुआ। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया, बहिर्गमन कर दिया। हंगामे के बाद सदन से बीजेपी चली गई और नारेबाजी करते हुए बीजेपी के विधायक निकले। सीएम के भाषण पर बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है कि राज्यपाल के अधिकारों पर हम चर्चा नहीं कर सकते। राज्यपाल पर आरोप लगाना सही नहीं है, ये बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं। बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल, अधिकारों पर क्यों चर्चा हो रही है? राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा करने से बीजेपी नाराज है। बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया कि हम राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग राजभवन के प्रवक्ता बने हुए थे। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। देवव्रत, ये किस्सा राज्यपाल को लेकर जो बयान लगे हैं, बयान आए हैं, तू डाल डाल मैं पात पात, इस तरह की ये बात है। ये भी बताएं एक और अहम बात, आज इसी सदन से जज के बारे में, न्यायाधीश के बारे में टिप्पणी कर दी गई है। जी, बृजमोहन अग्रवाल जब अपना भाषण दे रहे थे, वक्तव्य दे रहे थे, तो एक तरह से एक टिप्पणी उन्होंने जो है जज पर भी की है
क्योंकि जिस तरह से राजभवन को लेकर के एक याचिका लगाई गई है, यूं कहे कि आरक्षण को लेकर के एक याचिका जो है हाईकोर्ट में लगाई गई है, उसको लेकर के कोर्ट की तरफ से एक जो नोटिस है वो राजभवन गया है। और ऐसे में जो टिप्पणी है वो न्यायाधीश पर की गई कि जो न्यायाधीश हैं वो किस तरह से हैं जिन्होंने राजभवन को पर है, और उनके शब्द जो थे वो यकीनन आपत्तिजनक थे, जिसका जिक्र भी मैं यहाँ नहीं कर सकता। एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी कि राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा यहाँ आरक्षण के मसले को लेकर के हो रही थी, क्योंकि मसला आरक्षण संशोधन विधेयक का है, प्रदेशवासियों से जुड़ा हुआ ये मसला था। और जब मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे, राजभवन का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, उसी दौरान विपक्ष खड़ा हुआ और राज्यपाल के अधिकारों को लेकर के यहाँ पर बातचीत करने लगा। विपक्ष की ये दलील थी कि राज्यपाल के अधिकारों को लेकर के सदन में चर्चा नहीं हो सकती, यहाँ अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री भी ये कह रहे थे कि मैं राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा नहीं कर रहा हूँ। तब यहाँ पर विपक्ष जो है वो एक तरह से भड़क गया। विपक्ष का ये कहना था कि सीधे तौर पे अगर राजभवन पर दुरुपयोग करने, अधिकारों के दुरुपयोग करने का जब आरोप लगाया जा रहा है, राज्यपाल के अधिकारों की यहाँ पर समीक्षा की जा रही है, तो सत्ता पक्ष यहाँ पर नहीं रहेगा। और ये दूसरी दफे ऐसा हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान लगातार विपक्ष का इंटरप्शन रहा, लगातार टोका टाकी जारी रही। पहले जब अनुपूरक भाषण मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे तब भी ये देखा गया कि विपक्ष की तरफ से भाषण पढ़ने नहीं दिया गया। लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो नारेबाजी करते रहे और आज वॉकआउट कर दिया जब मुख्यमंत्री जो है वो भाषण दे रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये तो बात देखनी होगी कि अभी तक के आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो पास नहीं हुआ है, राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए विचाराधीन है, लेकिन इस पर जो सियासत है वो इस वक्त हावी है पूरे प्रदेश भर में, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। राजनीति अपनी तरफ से दोनों ही पक्षों की तरफ से हो रही है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या वाकई अब नए राज्यपाल ने पदभार ग्रहण किया है, तो क्या नए राज्यपाल इस आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं या नहीं, और राज्य सरकार की तरफ से अब क्या कोशिशें होती हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्या उससे कोई औचित्य थोड़ी है? हमको जो बोलना है वो हम बोलेंगे, मुख्यमंत्री के कहने पे हम थोड़ी बोलेंगे। उसमें नहीं लिखा है ऐसा कि विचाराधीन है। हमने यही तो कहा कि आप 45 में भी ये लिख सकते थे कि हम आरक्षण देने के ऊपर में विचार कर रहे हैं, वो विचाराधीन है, ये आपने क्यों लिखा? 65 कंडिका में ये नहीं लिखा है। तो ये तो शब्दों की बाजीगिरी करके और पूरे प्रदेश की जनता को भुलावे में रखना चाहते हैं, वो आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। एक और अहम खबर आरक्षण से जुड़ी हुई। आरक्षण बिल पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी के सदस्यों को सच सुनना पसंद नहीं। आरक्षण बिल सर्वसम्मति से सदन में पास हुआ। विपक्ष ने सदन में पारित कराया बिल। जब शेड्यूल 9 में शामिल करने की बात आई तो भाग गए। आरक्षण बिल पारित होने के बाद हमारे मंत्री राजभवन में बैठे रहे। बिल पर राज्यपाल का दस्तखत कराने के लिए रात तक बैठे रहे, लेकिन एकात्म परिसर से आदेश आने के बाद राज्यपाल के दस्तखत नहीं हुए। एकात्म परिसर, अब आप जान रहे हैं कि किस पार्टी का मुख्यालय है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि मैं राज्यपाल को संविधान में मिले अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहा। हम सब नियम कानून से बंधे हैं, लेकिन इससे इतर कोई शक्तियों का प्रयोग करेगा तो कोर्ट है, लिहाजा हम कोर्ट गए। जो सच है उसके लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और बात उसूलों की हो तो टकराना जरूरी है। एक और नेता ने यही शेर कहा था और फिर उसने पार्टी छोड़ दी। अभी तो आए हैं, अभिभाषण दिया है, नहीं उससे बात तो नहीं, क्योंकि शपथ ग्रहण किए और उसके बाद अभिभाषण हुआ, हम लोग उसमें चर्चा किए। हम अपेक्षा करते हैं कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लगातार 5 बार के विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे और राज्यपाल के रूप में भी उनका लंबा अनुभव है, तो मुझे लगता है कि राज्यपाल जी उसमें गंभीरता से विचार करके हमको अनुमति प्रदान करेंगे। ये पूर्णतः गलत है। राजभवन का घेराव करने कौन जा रहा था? राजभवन के खिलाफ में अमर्यादित टिप्पणी किसने किया? एक बार नहीं, अनेक बार।
भारतीय जनता पार्टी गई थी क्या राजभवन के घेराव करने? जिस व्यक्ति को कानून और व्यवस्था को इस प्रदेश में ठीक रखने की जिम्मेदारी है, वह व्यक्ति कभी राजभवन का घेराव करता है? वो नेतृत्व करता है? यह दुर्भाग्य। तो राजभवन के खिलाफ टिप्पणी का जिक्र हो तो न्यायाधीश के खिलाफ अमर्यादित और बेहुदा शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना भी होनी चाहिए, पलड़ा तभी बराबर होगा। भोपाल का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। आगामी रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है। तो आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, तमाम दिग्गज इसमें मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर वो भी इसमें शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, वो भी इस बैठक में रहे। तमाम जो पदाधिकारी हैं, दिग्गज नेता हैं, वो इस दौरान कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहे। आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक के दौरान मंथन हुआ है। भोपाल से ये बड़ी खबर है और बैठक खत्म हो चुकी है। आगामी रणनीति बनाई गई है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक, और इसी के लिए भोपाल में तमाम जो दिग्गज है उनका जमावड़ा लगा हुआ था। कोशिश शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आया? देखिए, जिस तरीके के जो हालांकि अभी जो लोग भी बाहर निकले हैं उन्होंने किसी भी तरह के कोई भी अधिकृत बयान देने से इनकार किया है, लेकिन जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को कैसे ज़मीन तक ले जाना है, क्योंकि चुनाव का साल है, और इसके साथ ही जो जिस तरीके से जो विकास यात्राएं निकाली गई थी उसका जो फीडबैक है उसको लेकर भी चिंतन और मंथन हुआ है कि आने वाले समय में किस दिशा में और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई ऐसे इलाके थे जहां विधानसभा स्तर पर ये देखने में आया था कि कहीं ना कहीं जनता के द्वारा विरोध जो है वो विधायकों का या स्थानीय जो अन्य जनप्रतिनिधि थे उनका किया गया था, तो उसको लेकर फीडबैक को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही जिस तरीके से आगामी समय में आगे की जो रणनीति है, चाहे वह बूथ विस्तार की योजना को लेकर हो या दूसरे अन्य जो कार्यक्रम जारी किए गए हैं आने वाले समय के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी तो 200 पार का एक नारा भी दिया गया था और उसी समय एक लक्ष्य जो है सभी लोगों को दे दिए गए थे। तो उनके क्या अपडेट रहे हैं, अब तक का फीडबैक क्या है, क्योंकि लगभग 1 महीने का समय ऐसा हो गया है जब प्रदेश कार्य समिति हुई थी। तो जो बूथ संयोजकों की आज जिस तरीके से बैठक हुई, प्रदेश के जो विधानसभा संयोजक थे उनकी बैठक हुई, जिला संयोजकों की जो बैठक हुई, उसमें क्या कुछ फीडबैक निकल के आया है, यानी बीजेपी की जो 17 अलग अलग प्रकोष्ठ हैं उनके द्वारा किस तरीके से काम किया जा रहा है, तो काम का जो मूल्यांकन करने का जो फीडबैक आया था उसको लेकर डिस्कशन हुआ है और आने वाले समय में कैसे और प्रभावी रणनीति के साथ मध्य प्रदेश के में उतरना है उसको लेकर बात हुई है। और जिस तरीके से कांग्रेस के जो लगातार हमलावर हो रही है, क्योंकि चुनाव का साल है और ऐसे में लगातार जो हमलावर हो रही, चाहे वो सदन की बात करूं या फिर सदन के बाहर जिस तरीके से कमलनाथ भी लगातार मोर्चा संभाले हुए, तो उस सब को लेकर भी मंथन हुआ है कि आखिर कांग्रेस जिस तरीके से खेल रही है उसके अनुसार बीजेपी को किस तरह की रणनीति तैयार करनी है ताकि जनता के बीच में जाए तो हर कार्यकर्ता के पास एक जवाब हो, ताकि वो कमलनाथ की या जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी बातों का माकूल तरीके से जवाब दे सकें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रुक करेंगे गरियाबंद का। गरियाबंद से बड़ी खबर मिल रही है। शाम होते ही दंतैल हाथी का खौफ पूरे गांव में फिर तारी हो गया। फिंगेश्वर शहर से सटे गनियारी गांव यह हाथी पहुंचा हुआ है। डर के चलते लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए हैं। मौके पर वन विभाग की टीम भी मौजूद है। आज बोरिद में एक महिला को इस हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। न्यूज़ 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है और लगातार अपडेट और तस्वीरें ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं
दंतैल हाथी का खौफ पूरे इलाके में तारी है और खास तौर पर बोरिद में जो घटनाक्रम आया, एक महिला को हाथी ने कुचल दिया, मौके पर महिला की मौत हो गई। इसके बाद और ज्यादा दहशत इस हाथी के चलते है। फिंगेश्वर से सटा हुआ इलाका है गनियारी गांव, यहां पर यह हाथी पहुंचा हुआ है। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। शाम होते ही हाथी का आतंक फिर से शुरू हो चुका है और गनियारी में देखिए ठीक मेरे सामने वो दंतैल हाथी है जो आज सुबह करीब 5 बजे बोरिद में एक महिला को कुचल कर मौत के घाट उतार दिया था। और वही हाथी देखिए यहाँ पर सामने है और ये देखिए वन विभाग की जो टीम है लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। और यहाँ देखिए कि छत में काफी लोग खड़े हुए हैं, सभी को छत पर भेज दिया गया है। तमाम जो वन विभाग की टीम है हाथी की गतिविधियों पर नजर रखा गया है। और ये देखिए कि हाथी इस ओर ना आए इस वजह से यहाँ पर टायर जलाकर रखे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ठीक मेरे सामने जो है एक दंतैल हाथी आप देखिए कि रोड के किनारे है। कभी भी ये गनियारी गांव में घुस सकता है, कभी भी ये फिंगेश्वर शहर की ओर जा सकता है, क्योंकि रात 2 बजे फिंगेश्वर शहर में यह हाथी पहुंच गया था और सुबह 5 बजे बोरिद में एक महिला की जान लेने के बाद फिर से ये गनियारी की ओर आ गया। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह ये हाथी यहाँ पर मौजूद है, जो आपके सामने ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं। और तमाम जो वन विभाग की टीम है ये देखिए यहाँ पर मौजूद है, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के कोई हानि ना हो। लेकिन आज सुबह एक बेहद ही दर्दनाक राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले कुछ मतलबी लोगों ने ग्रंथों में अपनी तरह से चीजों को डाला, समीक्षा को बताया जरूरी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन केविन पीटरसन भारत के दौरे पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की औपचारिक मुलाकात, शाह को बताया